गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। कल हम लोग ने देखा। आज हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सेल्फ कंट्रोल। मैंने नोट्स आपको भेजा है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम लोग पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल रेफर्स टू सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। तो अगर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं बिना किसी हेल्प से, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। अ पर्सन इज गिवन फ्रीडम टू सेट हिज ओन टारगेट्स। खुद के टारगेट फ्रेम करने के लिए फ्रीडम दिया जाता है, चाहे वो ज़्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। इवेल्युएट हिज ओन परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो करेक्टिव मेजर्स ले सकता है जब भी उसको ज़रूरत हो। सेल्फ कंट्रोल इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो जो ऊपर के लेवल के एग्जीक्यूटिव है उनको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। द हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स में रिसेंट एक्सटर्नली इम्पोज कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज़। तो हायर एग्जीक्यूटिव्स पास ऑन कर सकते हैं जो कंट्रोल रहता है उसके एक्टिविटीज़ को। सेल्फ कंट्रोल मस्ट बी इनक्यूलेटेड इन द सबऑर्डिनेट्स। तो वो पास ऑन करते हैं सबऑर्डिनेट्स को। एज इट इज़ नाइदर एडवाइजेबल नॉर फिजिबल फॉर द सुपीरियर टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स वर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि ना तो वो एडवाइजेबल है नॉर फिजिबल है, ताकि हम लोग हर एक सबऑर्डिनेट के वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर पाए। हाउएवर सेल्फ कंट्रोल डज नॉट मीन एनी कंट्रोल बाय सुपीरियर्स। तो सेल्फ कंट्रोल का ये मतलब नहीं रहता है कि सुपीरियर कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे। द सुपीरियर शुड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, स्पेशली इन की रिजल्ट एरियाज। तो सबऑर्डिनेट्स का एक्टिविटीज कंट्रोल करना है की रिजल्ट एरियाज में। एंड व्हेन सिग्निफिकेंट डिविएशंस आर नोटिस, तो आपको डेविएशंस नज़र आते हैं तो अपने को कंट्रोल करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस टेक्निक एनालिसिस द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो। मतलब अपने को कितना गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा सके। इसको ब्रेक एंड इवन टेक्निक बोलते हैं। इट इंडिकेट एट व्हाट कॉस्ट एंड वॉल्यूम अ फर्म वुड मेक अ प्रॉफिट। तो वो इंडिकेट करता है कि कितना खर्चा करने के बाद और कितना यूनिट्स बनाने के बाद फर्म प्रॉफिट कमाएगी। The break-even analysis helps to decide the break-even point. तो break-even analysis से हम लोग break-even point decide कर सकते हैं। The break-even point is that point at which there is no profit, no loss. तो
ब्रेक इवन पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिधर अपना नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब इतना प्रोडक्शन करने का कि जिधर हम लोग ने खर्चा जितना किया है वो एटलीस्ट वसूल होना चाहिए। इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अप टू द ब्रेक इवन पॉइंट इट विल ब्रेक इवन, above this point it will make a profit and below this point it will make loss। कि अगर हम लोग ने प्रोडक्शन उसके ऊपर किया तो हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर प्रोडक्शन उससे कम किया तो अपना लॉस होगा। देयरफॉर फर्म्स यूजिंग दिस टेक्निक कैन मॉनिटर द एक्टिविटीज सो एज टू रीच एटलीस्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो फर्म को ये टेक्निक यूज़ करनी है ताकि एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मोर अ टूल रादर दैन अ टेक्निक टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो वो टूल से ज़्यादा एक टेक्निक है जिससे हम लोग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। तो इन MIS द डेटा बैंक इज़ मेंटेन। MIS में डेटा बैंक मेंटेन होता है। इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड आफ्टर एनालिसिस द डेटा इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बाद में इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस के बाद हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। whenever required the managers can retrieve relevant information to control activities। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट वो जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव कर सकता है एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए PERT वर्सेस CPM, दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो सबसे पहला मीनिंग है, मीनिंग इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल विच इज़ यूज्ड टू मैनेज अनसर्टन एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिससे हम लोग अनसर्टन एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके। इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल विच इज़ यूज टू मैनेज डेफिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब जिधर एक्टिविटीज सर्टन नहीं है उसके लिए पर्ट है, और जिधर एक्टिविटीज सर्टन है उसके लिए CPM है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो पर्ट के लिए प्रोजेक्ट जो सुटेबल है वो R&D है। CPM के लिए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब प्रोजेक्ट्स CPM के लिए सुटेबल है। बाद में रिपीटेटिव वर्सेस नॉन रिपीटेटिव। जो पर्ट है वो इट इज़ यूज वेयर द नेचर ऑफ टास्क इज नॉन रिपीटेटिव। तो जिधर नॉन रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए पर्ट अच्छा है, और जो रिपीटेटिव है उसके लिए CPM अच्छा है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबल वर्सेस नॉन प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। इट इज़ यूज इन प्रोजेक्ट्स दैट हैव अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़। तो पर्ट हम लोग यूज़ करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका एक्टिविटीज़ जो है अनप्रेडिक्टेबल है, और CPM ये हम लोग यूज़ करते हैं जो प्रोजेक्ट जो प्रेडिक्टेबल है, उनका एक्टिविटीज़ प्रेडिक्टेबल है, उनके लिए CPM यूज़ करते हैं। बाद में नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट। पर्ट गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। इफ टाइम इज मिनिमाइज कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट विल बी रिड्यूस। तो पर्ट इम्पोर्टेंस देता है टाइम को, तो अगर टाइम अगर कम हो है तो अपना कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और CPM में इम्पोर्टेंस देता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को, मतलब कम से कम खर्चा लगना चाहिए उसको वो इम्पोर्टेंस देता है। बाद में
critical and non-critical activities. PERT does not differentiate between critical and non-critical activities. तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है PERT में. CPM आइडेंटिफाइज द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज. तो CPM आइडेंटिफाई करता है कौन सा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है और कौन सा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं है. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में बी एलिमिनेटेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. तो नॉन क्रिटिकल एलिमेंट जो एक्टिविटीज़ है उनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम हो सके. बाद में सुटेबिलिटी. PERT इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स लॉन्गर विच रिक्वायर्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन. तो जिनको ज़्यादा टाइम लगता है पूरा होने के लिए. एंड ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट टाइम सच एज फॉर R&D प्रोजेक्ट. और जिसका टाइम एस्टिमेशन मुश्किल है जैसे R&D प्रोजेक्ट से. फिर CPM इज़ सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विच में रिक्वायर शॉर्टन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड ऑल्सो से easy to estimate टाइम और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो जो प्रोजेक्ट्स जिसके लिए कम टाइम लगता है और जिसका टाइम हम लोग इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं उनके लिए CPM सूटेबल है. ठीक है. तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में अभी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा. हेलो. हाँ पॉलिसी दीजिए करके हाँ. पण त्याचं मेल तू केली का स्वतः? पण मेल ID माझा मला करायला सांगायचं ना. आपल्याकडे पण कॉपी राहते ना. तर तिला आली नसेल कॉपी तर काय करणार? ओके. बरं बरं. तूच पाठवलं आहे ना ईमेल तूच पाठवलं ना व्हॉट्सअप. ईमेल मला व्हॉट्सअपची पाठवलं आहे ना. आता त्याचा मिनिंग काय आहे?
तिला रजिस्टर मेल आय डी वरती पॉलिसी पाठवली आहे, तो तिला हां त्यांनी पाठवली आहे, तिला मेल चेक करायला सांग. जे काय मेल टाकलं आहे ना त्याच्यावर तिला पॉलिसी ती आली आहे, तर ती आली PDF फाईल आली आहे तर विचार. हां म्हणजे पॉलिसी पाठवली. हां तुला विचार आली आहे का तेच तुला चालू आहे. ब्रेक दिला पाठवून हेलो. हाँ उनसे पैसों की बातचीत हो पाई क्या? हाँ सब लोग पूछ रहे हैं, दिवाली आई है ना. हाँ चलेगा चलेगा, थोड़ा देखो जरा जल्दी क्योंकि दिवाली एक 10 तारीख तक बोली उनको दिवाली है करके. तो अभी आपके पास 10,000 जमा है ना उनका. तो अभी क्या करो और 10 ले लो और मुझे फिर 12.5 दे दो. बराबर. दिवाली मैं ऐसे काम करो ना, एटलीस्ट 5,000 तो ले लो और 12,500 दे दो मुझे. अगले महीना नहीं सर, अगले महीना अभी प्रोफेसर फिर क्या पूछने लगे हैं अपने को क्या है. तो जितना भी अभी महीना हो गया तो महीने का देना चाहिए ना. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ 12,500 अभी क्या कीजिए 10 तारीख तक 12,500 भेज दीजिए. नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं आप क्या कीजिए, सुनिए आप क्या कीजिए. अभी मांगा है ना आपने, पिछले महीने में मांगा है. उनको क्या बोलना एक 7-8 तारीख तक, अभी दिवाली है, प्रोफेसर लोगों का त्योहार है, तो आप क्या करो उनसे सिर्फ 5,000 मांग लो और 12,500 दे दो बस, बाकी कुछ मत करो. त्योहार है ना इसके लिए. बाद में क्या फिर हम लोग बता देंगे कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा अगले महीने ऐसा. हाँ
उनको, हाँ उनको पूछो कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम करके, मैं उनको बोल देता हूँ 10 तारीख तक आ जाएगा करके। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज द वन टाइम एक्टिविटी। नहीं, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये फॉल्स है। मैनेजमेंट कैन बी ओनली पॉजिटिव इन नेचर, ये भी फॉल्स है। निगेटिव भी हो सकता है, जैसे आती रेकी को भड़काते वो निगेटिव है। फिर बोनस इज अ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, ये भी फॉल्स है, मॉनिटरी इंसेंटिव है। प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन इज अ मॉनिटरी इंसेंटिव, नहीं ये नॉन मॉनिटरी है। मोटिवेशन डज नॉट इम्प्रूव मॉरल, ये भी फॉल्स है, ये इम्प्रूव करता है। जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, ये भी फॉल्स है, ये वर्टिकल एक्सपेंशन है। ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट परमिट इंस्टेंट फीडबैक, ये भी फॉल्स है, वो परमिट करता है। ओरल कम्युनिकेशन एक्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, ये भी फॉल्स है, टेम्पररी रिकॉर्ड रहता है। बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फॉल्स है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज अ फिजिकल बैरियर, नहीं ये सीमेंटिक बैरियर है। नॉइज है वो फिजिक, अगला जो नॉइज है, नॉइज इज अ सीमेंटिक बैरियर, ये रॉन्ग है। नॉइज ये फिजिकल बैरियर है। A jargon doesn't have special meaning for a particular group of audience, false, ये होता है, स्पेशल पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसका अलग मीनिंग होता है। पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन विच एक्ट एज एन बैरियर ऑफ कमीशन, यस ट्रू है। लोगों को अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन पे बाधाएं आती है। बॉडी लैंग्वेज में हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, ट्रू है। एक ही बॉडी लैंग्वेज, समझो हम ऐसा थंब दिखा रहे, तो इसका पॉजिटिव मतलब रहता है और दूसरे कंट्रीज में निगेटिव मतलब रहता है। रैमलिंग रेफर्स टू राइट और टॉक और राइट एमलेसली विदाउट कनेक्शन ऑफ आइडियाज, ये भी ट्रू है। मतलब कुछ भी लिखना, उसको रैमलिंग बोलते हैं। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगनेस फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ये ट्रू है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं। एन इफेक्टिव लीडर नीड्स टू बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड, ये भी ट्रू है। एक अच्छा लीडर को कमिटेड और डेडिकेटेड होना चाहिए। लीडरशिप लीडरशिप इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर वाइल डीलिंग विद सबॉर्डिनेट, ये ट्रू है। एक पैटर्न है जो हम लोग सबॉर्डिनेट के साथ जब डीलिंग करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं। बस में नेक्स्ट, अंडर laissez-faire leadership style, complete freedom is given to subordinates for decision making, true है। Under situational leadership style, a leader adjusts the style depending on situation, true है। बाद में ये MCQs, select the right alternative। तो इधर dash style of leadership aim at creating family atmosphere within the organization, ये है पैटर्नलिस्टिक, जो फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं वो पैटर्नलिस्टिक है। नवेडेज प्रोफेशनल मैनेजर्स एडॉप्ट डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो अभी प्रोफेशनल मैनेजर्स कौन सी स्टाइल एडॉप्ट करते हैं, सिचुएशनल। बाद में डैश इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज़, तो फिजिकल मेंटल और सोशल क्वालिटीज़ की टोटल को क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। डैश रेफर्स टू इंटरपर्सनल टॉक्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन, तो ह्यूमन है ये इंटरपर्सनल स्किल्स को। बाद में डैश इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ देर आर डेविएशंस, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना और अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसको उसके लिए मेजर्स लेना।
बाद में डैश कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजर्स टू फोकस their attention on significant deviations. Control by exception. Dash is a statement of anticipated result. तो anticipated अपने को जो चाहिए उसका स्टेटमेंट को बोलते हैं बजट. बाद में डैश टेक्निक्स हेल्प्स टू एक्सपीडिएट हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. तो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए PRT लगता है. डैश टेक्निक इज based on a single time estimate for completion. Dash technique is based on a single term estimate for completion of activities. तो सिंगल टाइम एस्टिमेट जो रहता है उसको बोलते हैं CPM. डैश refers to systematic evaluation of the फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट. तो वो है मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है, तो ये अपना ख़त्म हो गया, अपना पोर्शन भी ख़त्म हो गया. अभी अगले लेक्चर में अपना रिवीजन रहेगा. आपका कुछ दिन अकाउंट्स का रिवीजन रहेगा, कुछ दिन ये कॉमर्स पेपर 3 का रिवीजन रहेगा. अभी अगले लेक्चर में 2 बजे आपका कॉमर्स पेपर का रिवीजन होगा. ठीक है, तो हम लोग इधर ख़त्म करते हैं. थैंक यू.